जर्नी कैसे शुरू हुई और फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में किस तरह से आए? मेरे को पेन नहीं देखी, मेरे को तकलीफ़ें नहीं देखी, मेरे को रिजेक्शन नहीं देखी। आज मैं किसी मुकाम पे पहुंचा तो मैंने इसकी कीमत अदा की। बुक्स वगैरह भी सुना आपने पढ़ रखी हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं। किताबों से कितनी हेल्प मिलती है? मेरा माइंड स्टक हो गया, इमोशनली मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर, तनाव। आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, उसका लेबल बड़ा अच्छा है, उसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है, सब कुछ वेल एंड गुड है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। 30 साला नौजवान वक्त से पहले पीरो फरतूत हो चुका है। यूँ लग रहा है जैसे पी के अजल सरहाने खड़ा तक रहा है, और तुझे कहाँ खबर कि तेरी तलाश में कैस की मानद एक शख्स अपना तन मन धन चैन सुकून शान व शौकत रुतबा बर्बाद किए हुए आज हमारे दरमियान मौजूद है, अपनी कहानी, अपनी बीती, अपनी आप बीती सुनाने के लिए। बाय प्रोफेशन तो वो जनाब कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और साथ साथ नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हमारे दरमियान मौजूद हैं अहमद रज़ा, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है, कैसे हैं? वेलकम करते हैं आपको। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन का कि वो हम जैसे जवानों के लिए एक इंस्पायरेशन है और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम जैसे लोग दूसरों के लिए रोल मॉडल भी बन सकते हैं और एक एग्जाम्पल भी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आप ही वो नौजवान हैं जो लोगों के लिए आप मिसाल बन सकते हैं। और आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, चूँकि आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, माइंड सेट के हवाले से भी आप थोड़ी सी तजुर्बा रखते हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई और फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में किस तरह से आए? इस जर्नी का आगाज़ आप यूँ कहें कि इंटर क्लास से ही शुरू हो गया था। मैं यूँ कहता हूँ कि जब आप इनर पोटेंशियल को डिस्कवर कर लेते हो तो ये आपका सेकंड बर्थ है अल्लाह ताला की तरफ से, यानी आप एक दफ़ा दोबारा अपने आप को डिस्कवर कर चुके हो। तो आप इंटर के लेवल पे जब पहुँच चुके होते हो तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको कुछ पैगाम मिल जाता है कि आप असल में यही हो, इनर आपकी आवाज़ यही आपका है। नेचुरल टैलेंट जो है उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते तो हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अर्ली एज में अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है और वो डिस्कवर कर लेते हैं। तो मेरे ऊपर अल्लाह की ये ब्लेसिंग थी कि मुझे पता था कि मैं बोल सकता हूँ, मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं लोगों की ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। ये डिस्कवर तो हो गया, लेकिन उस बीज को मैंने डिस्कवर कर लिया, लेकिन उस बीज को एक तना आवर दरख्त में बदलना था। उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए मनी चाहिए। बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। फाइनेंस को इतना बैकग्राउंड नहीं था मजबूत, और बल्कि मैं इसको यूँ कहता हूँ कि प्रैक्टिकली मेरे पास एग्जांपल मौजूद हैं और सारी स्टोरीज़ मौजूद हैं जो रिटर्न फॉर्म में मैंने मुख्तलिफ इदारों का एप्लीकेशन लिखी हुई हैं अपनी एजुकेशन करियर के दौरान कि मैं फाइनेंस मेरा ये स्टेबल नहीं है, मैं कंटिन्यू नहीं कर। और जब ये सफ़र किया तो इसमें मैं आपको बताऊं कि एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों मुझे रिजेक्शन मिली है। उस टाइम रिजेक्शन मिली है जब मेरी जेब खाली होती थी। उस टाइम रिजेक्शन मैंने फेस की है जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में होता था और मेरा दोस्त जब हम खाना खाने जाते थे तो वो एक दफ़ा पे कर दिया, 2 दफ़ा पे कर दिया, तीसरी दफ़ा मैं उसे ये बहाना लगाता तो मैं खाना खा के आया था। लिटरली मेरा पेट उस टाइम खाली था, लेकिन मैं शर्मिंदा होता था कि अगर ये तीसरी दफ़ा कहेगा कि हर दफ़ा मैं इसे खिलाता हूँ। ये ICS डिपार्टमेंट था, मैथ कम्युनिकेशन का, 2017-18 की बात है। तीसरे सेमेस्टर में जाके मेरी हिम्मत जवाब दे गई, मेरा माइंड स्टक हो गया, इमोशनली मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर, तनाव। फिर मैंने उन्हें एप्लीकेशन लिखी, या तो मेरी फ़ीस माफ़ कर दें, अदरवाइज़ मुझे फ्रीज़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा फ़ीस वाला तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन आप फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ मैंने करवा दिया तीसरा सेमेस्टर MSc कम्युनिकेशन में। लेकिन उसके बाद ज़रा हालात ऐसे आए कि मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया, और वही सफ़र रिजेक्शन वाला, फेलियर वाला, फिर टीचिंग स्टार्ट कर दी, टीचिंग में फेलियर, फिर पेरेंटिंग वर्कशॉप, इस तरह करते करते फिर 2018 में यहाँ आया। मैंने यहाँ भी मैंने एप्लीकेशन लिखी कि मुझे कहीं इंटर्नशिप पे रख लें। कॉन्फिडेंस ज़ीरो, कम्युनिकेशन ज़ीरो, इनर जो है अपने बारे में सेल्फ इमेज ज़ीरो, रेफरेंस ज़ीरो, हर मामले में बिल्कुल डैमेज था। तो बात भी करता था, वो कहते थे इसे किस लिए हम रखें, अपने ऊपर बोझ बना लें। तो इस तरह ये सफ़र हुआ। लेकिन एक चीज़ थी, मुझे सब कहते थे ये रास्ता छोड़ दो, लेकिन मुझे पता था मेरा यही रास्ता है, इनर पोटेंशियल है ये। दूसरा, मुझे पता था एक दिन मैं पहुंच जाऊंगा। मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, इवन कि मैं आपको बताऊं, उन्होंने मेरे मजाक उड़ाए। अहमद, आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं बेसिकली? आप मेरा बेसिकली जो होम टाउन है वो दीपालपुर है और उकाड़ा। उकाड़ा से आप ताल्लुक़ रखते हैं और अभी आप लाहौर में रह रहे हैं? जी, मैं पिछले तकरीबन कोई 12 साल से लाहौर में।
अभी आपकी कामयाबी को देख के आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, जो आपके करीबी जो दोस्त थे बचपन में, जिसको लंगोटिया दोस्त कहते हैं, यार कहते हैं, वो किस तरह से आपको देखते हैं, कैसे अप्रिशिएट करते हैं? अच्छा, मैं अपनी अंदर की फीलिंग आपको बताऊं, जब अब मुझे देखते हैं, प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो मैं दिल में उन्हें यही कहता हूं कि आपने मेरी सफ़रिंग देखी है, आज आप मेरी तारीफ़ कर रहे हो, मेरी रिजेक्शन, इवन कि मैं आपको एक अपनी उस टाइम की थॉट्स बताता हूँ कि अगर मौत का फरिश्ता मेरे पास आए, लिटरली ये मेरे अंदर चलता था। मैं जब ये इसी जो है इसी रोड पे जब वापस घर जाता था, अगर मेरे पास मौत का फरिश्ता आए, मेरे पास दो सिनेरियो रखे, एक ये कि जो अभी आपकी लाइफ है ये वाली, किसी को उठा के दे देते हैं, और दूसरा आपको हम अल्लाह की तरफ लेके जाते हैं। तो मैं लिटरली अपने आप को ये कहता था, मैं ये कहूँगा उसे कि मुझे उधर ले जाए, लेकिन मेरी वाली लाइफ नहीं किसी को देनी। इतनी ज़्यादा मतलब बेबसी का स्ट्रेस, प्रेशर। अब 2018 में देखिएगा, इधर मेरी तस्वीरें होंगी तो कैसी पर्सनालिटी थी, कैसी बॉडी लैंग्वेज थी, कितना मैं अपने आप में था। तो जब मुझे कोई आके कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह तुम तो ग्रो कर रहे हो, तुम तो कहाँ पहुँच गए हो, तुम तो बड़े बड़े लोगों से उठते बैठते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हो, तो एक हद तक अच्छा तो फील होता है, लेकिन दिल से ही वो तकलीफ फिर उभरती है कि आपने सफरिंग नहीं मेरी देखी, मेरी वो पेन नहीं देखी, मेरे वो तकलीफ़ें नहीं देखी, मेरी वो रिजेक्शन नहीं देखी। आज मैं किसी मुकाम पे पहुंचूं तो मैंने इसकी कीमत अदा की है। सही। अहमद, माइंड साइंस की जो गेम है, कॉर्पोरेट भी देखते हैं, बहुत सारे जो इदारे हैं, बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज भी इस चीज़ को अपने जो वर्कर्स हैं, जो अपनी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू क्या देखते हैं आप कंपनी? अगर आप अपने दाएं बाएं लोगों को सर्वे करें, आप कॉमन सी बात है, जिस कंपनी में जिस जगह पे रहते हैं, जिस एरिया में सर्वे करें और उनसे पूछे क्या आप अपनी लाइफ से खुश हैं, खुशी का मतलब 100% खुश, और क्या आप अपने करियर से खुश हैं 100%, क्या आप अपनी फैमिली से खुश हैं 100%, खुशी से मुराद अंदर का सुकून, तो आपको 90% लोग कंप्लेन वाले, गिले शिकवे करने वाले, अपनी ज़िंदगी से ना खुश मिलेंगे। और अगर उनसे कहा जाए करियर चेंज करने का ऑप्शन दिया जाए तो सोचे बिना वो फ़ौरन करियर चेंज कर लेंगे। इसके पीछे क्या वजह? अच्छा, इसके पीछे रीज़न ये है, इसके पीछे अगर मैं रीज़न निकालूं तो मल्टीपल रीज़न है। एक तो ये है कि जो वो हैं वो नहीं वो कर रहे, और दूसरी ये है कि वो राइट प्लेस पे नहीं है, तीसरी ये है कि कोई उनको मेंटोरिंग और कोचिंग नहीं दे रहा, यानी वो अपना पाथ खुद ही उन्होंने चूज़ किया और उस पर चलते जा रहे हैं, यानी किसी की गाइड नहीं। चौथा ये है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्ट्रेस में है, अगर कोई प्रेशर में है, अगर कोई एग्जैक्टी में है, अगर कोई इस तरह के डिसऑर्डर में है, उसे आप कहें कि आपको किसी जो है मेंटोर की ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो वो इसको मानेगा कि आपको उसको एक्सपर्ट की ज़रूरत है? वो कहेगा आप मुझे सीधे साधे लफ्ज़ों में पागल कह रहे हैं। तो आपकी मार्केट में, आपकी सोसाइटी में इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लोग इसको प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। लोग अपनी ज़िंदगी में नाखुश हैं। अगर आप उसे कहें कि आप नाखुश हो, इस ऐनक के साथ जो देख रहे हो दुनिया को, ये उतारो, मैं आपको थोड़ी सी चेंज करके एक और ग्लासेस देता हूँ, ये लगा के दुनिया को देखो तो हो सकता है आपकी लाइफ, लेकिन वो ग्लास, वो बिलीफ सिस्टम वो उतारने के लिए तैयार नहीं है। तो जिसकी वजह से वो लाइफ में इतनी तरह से बुरी तरह से स्टक हैं, फंसे हुए हैं कि ना उससे निकल पा रहे हैं और ना ही उसके अंदर वो अपने आप को पीसफुल रख पा रहे हैं। बहुत बड़े कॉन्फिडेंटली आप बात कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि आप जब एम्प्लॉयज़ को जब एड्रेस करते होंगे और डेफिनेटली इसी तरह से आप कम्युनिकेट करते होंगे, तो क्या किस तरह से ये आपने सारी चीज़ें सीखी? बुक्स वगैरह भी सुना आपने पढ़ रखी हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, किताबों से कितनी हेल्प मिलती है, थोड़ा सा ये बताएं। अच्छा, किताबों को मैं निगलेक्ट नहीं करता। किताबें बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट में, आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, आपकी सोशल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, सब में बहुत ज़रूरी है। लेकिन किताबों के बाद एक और ज़िंदगी भी है, वो एक्सपीरियंस वाली ज़िंदगी है। मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे बैरियर्स ये हैं, मेरे वीक पॉइंट ये है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, एहसास कमतरी का शिकार हूँ। एहसास कॉन्फिडेंट ये है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आपको कन्वे नहीं कर सकता। मुझे पता चल गया है कि मेरे अंदर ये है। मैंने उसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया एक्सपीरियंस के ज़रिए। एक दफ़ा आपसे बात की, फिर मैंने उसको असेस किया कि मैं तो नहीं कर सका आपसे बात। दूसरी दफ़ा फिर मैं क्या कि छोटे छोटे बेबी स्टेप मैंने लिए, यानी अपने से थोड़ा सा बड़ा लेवल, उसके साथ जाके बात करने की कोशिश की। मुझे पता चला कि फीडबैक बहुत बुरा है। फिर मैंने क्या, उससे एक स्टेप और ऊपर चला गया, उससे बढ़ेगी, फिर उससे बढ़ेगी, फिर उससे बढ़ेगी। मैं बेबी स्टेप लेता गया। जब मैंने देखा तो बेबी स्टेप लेते लेते एक लेवल पे पहुंच गया हूँ, तो मुझे पता चला ये तो कुछ भी नहीं था। ये तो जस्ट मेरी इमेजिनेशन थी, ये मेरी मेंटल दीवार थी जो मैंने बनाई हुई है। तो वो जैसी मेंटल दीवार में मैंने गिराई तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया। लेकिन इसके लिए मैंने पूरा प्रोसेस तय किया है।
कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि मुझे तैरना नहीं आता और मैंने जाके दरिया में छलांग लगा दी। हाँ, ये कॉन्फिडेंट का मतलब नहीं है। कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि मुझे पता चल गया कि मुझे तैरना नहीं आता। बेबी स्टेप के जरिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो तैराकी सीखना शुरू कर दी, कोचिंग लेना शुरू कर दी, लोगों से पूछना शुरू कर दिया, दाएं बाएं जाना शुरू कर दिया, हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए, रिसर्च शुरू कर दी। करते करते कुछ महीने गुजरे, कुछ साल गुजरे और वो मुझे पता चला कि ये स्टेप मैंने तय कर लिया और खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। अच्छा, ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जब अपनी सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन नहीं होती जिन लोगों को, या अपनी लाइफ में या जॉब में कहीं नाकाम रहते हैं, तो उनको कहा जाता है कि जनाब आप सॉट एनालिसिस करें, अपना जो ना सेल्फ एवेल्यूएट करने का एक तरीका होता है, बहुत सारे जो ट्रेनर्स वो गाइड करते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है? क्या इससे अगर आप करते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं, या किसी जॉब में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें बेहतरी आ सकती है? कल ही मैं एक कंपनी में बैठा था तो मैं उनसे यही कर रहा था, सेल्स की ट्रेनिंग चल रही थी। मैं कह रहा था अगर डेली बेसिस पे आप अपनी हर कॉल को, हर पिच को इवेल्युएट नहीं करते, आप जो भी क्लोजिंग और ओपनिंग कर रहे हो कंपनी के साथ, इदारों के साथ, उसकी इवेल्युएशन नहीं करते, आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन नहीं हो, आपकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी। अगर डेली बेसिस पे हर शाम बैठ के मैं पूरे दिन की असेसमेंट नहीं करता, क्या सीखा, अच्छा एक्सपीरियंस क्या था, बुरा एक्सपीरियंस क्या था, पॉजिटिव क्या था, नेगेटिव क्या था, मैंने क्या सीखा है, मेरी ज़िंदगी में एडिशन क्या हुआ है, मेरी ज़िंदगी की जो इम्प्रूवमेंट वो कैसे हुई है। अगर डेली बेसिस पे, अगर मैं जॉब में हूँ तो डेली बेसिस पे अगर मैं नहीं कर रहा, अगर मैं किसी कंपनी में डेली बेसिस पे नहीं कर रहा, और इवन कि मैं पर्सनल अपनी लाइफ को लेके मेरे इमोशंस पहले से बेहतर हुए हैं या नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बेटर हुआ है या नहीं, मेरी कम्युनिकेशन बेटर हुई है या नहीं, अगर मैं डेली बेस पे इवैल्यूएशन नहीं कर रहा अपनी ज़ात की, अपनी जॉब की, अपने करियर की, अपनी लाइफ की, तो इसका मतलब यह फिक्स माइंडसेट, और फिक्स माइंडसेट वाले कुएं के मेंढक हैं और पूरी ज़िंदगी उसके गिर्द घूमते रहते हैं। ना फाइनेंस बेहतर होता है, ना लाइफ बेटर होती है, ना रिलेशनशिप बेटर होता है, ना सोसाइटी के साथ कंट्रीब्यूशन बेटर होता है, तो उसी सर्कल के गिर्द घूमते रहते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे इवैल्यूएशन करते हैं, पॉजिटिव को बढ़ाते जाते हैं, नेगेटिव को एलिमिनेट करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, तो यकीनन कुछ ही महीनों के बाद आपको लगेगा कि आपकी पर्सनैलिटी टोटली चेंज। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। कोई भी इंसान नेगेटिव एनर्जी से निकलना खासा मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या कोई अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ती है? अच्छा, मैं इसे ये कहता हूँ कि एनर्जी होती है, हम टाइटल लगाते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या हम जिस वे में उसको देखते हैं वो पॉजिटिव हो जाती है या नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, एक काम मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए पॉजिटिव है, सेम काम आप वो कर रहे हैं आपके लिए वो नेगेटिव है। तो एनर्जी होती है पॉजिटिव। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आया कि जिसको मैं लेबल लगा रहा हूँ वो पॉजिटिव है भी या नहीं। अदरवाइज हो सकता है कि वो जिसको हम लेबल लगा रहे हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो पॉजिटिव और नेगेटिव ना हो। दूसरी बात यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि आया कि क्या हमारा जो सराउंडिंग वाला माहौल है वो ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है, हमारे ज़्यादा फ्रेंड नेगेटिव तो नहीं है। Right. अगर तो हमारा सर्कल नेगेटिव है तो हमें सबसे पहले अपना सर्कल को चेंज करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप ये है कि हो सकता है कि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है जहाँ एनवायरनमेंट ही नेगेटिव है, जहाँ पेरेंट्स ही नेगेटिव हैं, जहाँ सोसाइटी, रिश्तेदार सब नेगेटिव है। तो हमें एक एक करके इस लेयर को हटाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्यों मैं नेगेटिव हूँ। मेरी ज़्यादा, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने ये सर्वे किया बहुत सी कंपनी का, अपनी क्विक मुझे ना चंद सेकंड में बताएं आपकी पॉजिटिव 10 क्वालिटीज़ क्या हैं, आपको 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं क्विकली मुझे बताएं नेगेटिव क्या है, तो आप कम सोचेंगे, फ़ौरन बताते जाएंगे। उसका मतलब ये है कि हमारा ज़्यादा फोकस नेगेटिव की तरफ रहता है, और रीज़न ये है कि हमारे सराउंड में कोई ऐसे लोग नहीं हैं। तो अब क्या करें, मैं अपने बारे में जो कहता हूँ मैं करता हूँ, पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव सुने, पॉजिटिव ऑब्जर्व करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। दैट्स गुड। अच्छा, थोड़ा सा इस वाले से भी हम जानना चाह रहे हैं कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कंपनीज़ को जो सबसे अहम जो बात होती है कि हाउ टू सेल, वो प्रोडक्ट हो सकती है, वो खुद को भी लोग सेल कर रहे होते हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सेलिंग अहम है? सेलिंग बहुत अहम है। जो सेल कर सकता है वो कुछ भी बेच सकता है, वो जो खुद को बेच सकता है वो दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो यूएसपी क्या होनी चाहिए? अच्छा, इंसान की क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी? सेलिंग में मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। सेलिंग में सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट पे 100% यकीन होना चाहिए। सही। आंखें बंद करके ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप अंदर से उसके मामले में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते। नंबर 2, आप सेल करना चाहते हैं तो मार्केट के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम समझ लेता हूं और मैं वही जाके आपको डिलीवर करता हूं आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके, तो आप फौरन मेरी बात को कैच कर जाएंगे।
तो दूसरी चीज़ सेलिंग में ये बताता हूँ कंपनीज को, जब तक मार्केट के गैप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मार्केट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और उसका सोल्यूशन नहीं देंगे, आप सेल नहीं कर सकते। तीसरा मैं ये कहता हूँ कि सेलिंग में आपकी कम्युनिकेशन बड़ा अहम रोल अदा करती है। आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, उसका लेबल बड़ा अच्छा है, उसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है, सब कुछ वेल एंड गुड है, आप अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए, आप सेल नहीं कर सकते। तो सेलिंग के लिए आपका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, उस पर यकीन होना चाहिए। सेलिंग के लिए आपकी कम्युनिकेशन बेटर होनी चाहिए। सेलिंग के लिए आपने मार्केट के गैप को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, चाहे ह्यूमन से रिलेटिव है, चाहे मार्केट रिलेटिव है, चाहे कंपनी से रिलेटिव है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई। और सेलिंग में एक और चीज़ है जो बड़ी अहम है, आपको लोगों के साथ मैचिंग एंड मिररिंग करनी आनी चाहिए। लोग अपने जैसों से जुड़ते हैं, लोग अपने जैसों के साथ अटैच होते हैं, लोग अपने जैसों के साथ बैठना पसंद करते हैं। तो जब मैं आपके साथ आऊँ, आपके साथ बात करूँ, तो मैं आप जैसा बन जाऊँ, तो लोग नहीं कर पाते। दैट्स राइट। अहमद, ज़िंदगी का कोई ऐसा ख्वाब जो दिल में सजाए हुए हों और पूरा करना चाहते हैं, वो क्या है? और आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं, बिकॉज़ बहुत सारे जब आप नई लाइफ में एंटर होते हैं, नए फेज़ में होते हैं, तो उसके साथ नई चैलेंजेस भी होते हैं, तो वो क्या देखते हैं आप? मैंने ज़िंदगी को जितना ब्रीकली ऑब्जर्व किया है, आप जब तक जिंदा हैं चैलेंज ख़त्म नहीं होने। अच्छा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। सही। जैसे एक सीढ़ी ऊपर आएंगे, नई तरह से चैलेंज, आप जिस लेवल पे जितना ऊपर जाते रहेंगे चैलेंज बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। यानी जब तक आप जिंदा हैं तो आपकी चैलेंज खत्म होंगे, ये मुझे समझ आ गई है। आपको चैलेंज के साथ समझौता करना पड़ेगा, चैलेंज के साथ compete करना पड़ेगा। बाद का चैलेंज, कभी आप चैलेंज विन कर जाएगा, कभी आप विन करेंगे, कभी आप हार जाएंगे, कभी चैलेंज। नंबर 1, चैलेंज खत्म होने वाले नहीं है। जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लें, आपको ज़िंदगी में पीस मिल जाएगा। शादी करेंगे और तरह से चैलेंज हो जाएंगे, जॉब करेंगे और तरह से चैलेंज, बिजनेस करेंगे और तरह से चैलेंज, जो किसी भी फील्ड में चैलेंज खत्म होने वाले नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मेरा ड्रीम ये है कि मैंने अपनी फील्ड में द बेस्ट बनना है। मुझे नहीं पता इसके लिए क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, कितना पेन सहना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कितने लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने द बेस्ट बनना है। अपनी फील्ड का द बेस्ट बनना एक लगन है और उस चीज़ को आपने हासिल करके रहना है। बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मैं यंगस्टर को यही कहूँगा कि आप कर सकते हो, यकीन जाने आप कर सकते हो। सब कुछ आपके अंदर है, पोटेंशियल आपके अंदर है, सलाहियत आपके अंदर है, पावर्स आपके अंदर है, इमोशंस आपके अंदर है, फीलिंग आपके अंदर है। आप ऐसी कोई पावर नहीं दुनिया की जो आप मुझे बता दें कि आपके अंदर नहीं है, लेकिन क्या है, वो हिडन खजाना है जो आप डिस्कवर नहीं कर पाए। जिस दिन सेल्फ डिस्कवरी कर लोगे आप, दुनिया की कोई ताकत, मैं इसको अगर यूँ कहूँ, एक नहीं 1,00,000 भी बंदा आके आपको रोकना चाहेगा, अगर इनर पोटेंशियल डिस्कवर कर लिया, आपको नहीं रोक पाएगा। और जिस दिन आपने वो डिस्कवर कर लिया, उस दिन आप दुनिया में एक लेजेंड, एक सिग्नेचर बन जाएंगे। बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहते हैं कि जनाब, इफ़ यू हैव अ पोटेंशियल यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर आप वो कंसिस्टेंसी के साथ और परसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। तो अहमद ने भी बड़ी खूबसूरत बात की है और इसी उम्मीद के साथ, इसी लगन के साथ जनाब आज प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं आज का शो, आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो इंटरव्यू है, आपको बहुत मुफीद साबित होगा और अपने आप दोस्तों में भी ये क्लिप को, इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे। तो मुझे अब आपसे लेनी है इजाज़त। अगले सेगमेंट तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर अरमाडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।